नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज को। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज में हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम की यह फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये, क्योंकि लेंदी चैप्टर है तो इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। तो इससे पहले के जो वीडियोस थे जिसमें इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, फिर फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, फिर उसमें भी हम लोग ने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये सब जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले के वीडियोस आप नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। ये सारे जो वीडियोस आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आई वाले आइकन पे भी बहुत सारे शो हो रहे होंगे वीडियोस के लिंक, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम को डील करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली जो भी ऐसा इकोसिस्टम जहां पर भी वाटर एज अ मेन हैबिटेट है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जैसे हमारा पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, इवन एन एक्वेरियम जो मैनमेड इकोसिस्टम है ना। एक्वेरियम जो हम लोग घरों में लगाते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए, फिश को रखने के लिए, वो भी क्या है, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम, दैट इज मैनमेड। लेकिन जो पॉन्ड, रिवर्स, लेक, ओशंस, ये सब जो है हमारा नेचुरल एक्वाटिक इकोसिस्टम्स है। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब based on the salt content of different aquatic systems have been differently classified, okay, on the basis of salt content। ठीक है, तो जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे होंगे, फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा होता है हमारा मरीन इकोसिस्टम, एंड तीसरा होता है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो होता है, इन सब में से, इन जितने भी एक्वाटिक इकोसिस्टम होते हैं, उनमें सबसे कम अमाउंट में सॉल्ट कंसेंट्रेशन मिलता है। कितना होता है, तो द सॉल्ट कंटेंट इन द फ्रेश बॉडीज आर वेरी लो। एज कितना होता है, तो 5 पीपीटी, यानी 5 पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, पर थाउजेंड में आपको 5, पांचवा हिस्सा ही सिर्फ जो है आपको सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे जो रनिंग स्ट्रीम्स होते हैं, लेक्स होते हैं, पूल्स होते हैं, रिवर होते हैं, वो जो है बेसिकली क्या है, ये सब हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आते हैं। यहाँ पर सॉल्ट का कंसेंट्रेशन सबसे कम होता है। मरीन इकोसिस्टम जो होता है, यहाँ पर सॉल्ट का कंसेंट्रेशन या तो 35 पीपीटी होगा या फिर 35 से ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन होता है वो हमारे मरीन इकोसिस्टम में होता है, जैसे सैलो सीज, ओपन ओशन। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे होंगे जीके में, डेड सी जो इसराइल जॉर्डन बॉर्डर के पास में है, तो वहां पर भी क्या है, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन वेरी वेरी हाई, इतना ज्यादा है कि उसमें आप अगर तैरेंगे तो आप उसमें जिसको तैरना भी नहीं आता वो भी तैर सकता है उसमें, वो फ्लोट करने लगे, इतना ज्यादा सॉल्ट एंड मिनरल से वो रिच है। ठीक है, तो ये हो गया मरीन इकोसिस्टम, यहाँ पर सॉल्ट कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। ब्रैकिश वाटर जो होता है, ये 5 और 35 के बीच में ये जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन है वो चलते रहता है। तो ये होता है एम इंटरमीडिएट है एक तरह से, 5 से लेकर 35 पीपीटी के अंदर में बेसिकली इसका सॉल्ट का कंसेंट्रेशन चलते रहता है। इसमें बहुत सारा आता है ब्रैकिश वाटर में, जैसे कि एस्चुरीज हो गया, सॉल्ट मार्सेस, मैंग्रोव स्वैम्प्स, फॉरेस्ट, ये सब जो है बेसिकली इसी में ही आ जाता है। तो आने वाले जो जितने भी टॉपिक्स होंगे, है ना, इसमें सब कुछ एस्चुरीज, मैंग्रोव स्वैम्प, सॉल्ट मार्सेस, कोरल रीफ्स, इन सब के बारे में, क्योंकि ये सब एक्वाटिक इकोसिस्टम में आता है, तो हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये तो हो गया बेस्ड ऑन द सॉल्ट कंसंट्रेशन, 3 अलग अलग एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को डिफाइन मतलब क्लासिफाई किया गया। अब एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो द ऑर्गेनिजम्स बोथ हम लोग ले रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर लाइफ फॉर्म्स और लोकेशन इनटू 5 ग्रुप। तो ज्यादातर जो लाइफ फॉर्म्स या लोकेशन, वो कहाँ रहते हैं, कौन से सतह पे रहते हैं इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो रिवर हो, पॉन्ड हो, ओशंस हो, तो उसके लोकेशन के बेसिस पे हम लोग 5 ग्रुप्स अलग अलग बनाए हैं। ठीक है, तो वो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं तो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले ये जो फिगर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको लगभग सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो देख रहे हैं हमारा, ये लैंड एरिया है, लैंड मास जो है, ठीक है, लैंड मास है,
या कंटिनेंटल शेल्फ जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे सबसे जो शोर के आसपास में जो होता है, जो रिवर बैंक्स कह सकते हैं या ओशन बैंक्स जो होता है ना? तो इस ज़ोन को बेसिकली जो पतला-सा ज़ोन है उसको इंटरटाइडल ज़ोन कहा जाता है, ठीक है? और इंटरटाइडल ज़ोन होता है, फिर धीरे-धीरे जो है हमारा ये जो ज़ोन है, यहाँ से देख सकते हैं ये वाला जो ज़ोन है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है? तो इंटरटाइडल ज़ोन के बाद जो हमारा ये रीजन है, उसको हम लोग पेलाजिक रियल्म बोलते हैं, ठीक है? या फिर हम लोग बहुत सारे आप पढ़ते होंगे जिसमें बोला जाता है लिम्नेटिक ज़ोन भी कहा जाता है इस ज़ोन को, ठीक है? इस ज़ोन को लिम्नेटिक ज़ोन भी बोला जाता है, पेलाजिक रियल्म बोला जाता है या फिर लिम्नेटिक ज़ोन भी। और ये जो इंटरटाइडल ज़ोन है ना? इस ज़ोन को मेनली हम लोग लिटोरल ज़ोन कहा जाता है। ठीक है? तो ये सारे ज़ोन के नाम भी आपको याद रखने होंगे। तो ये लिटोरल ज़ोन होता है एंड दिस होल थिंग जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से बाहर में यहाँ से लेकर हम बेसिकली कह रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी वो लिम्नेटिक ज़ोन है और यहाँ से हाई टाइड से लेकर ये हाई वाटर से लेकर यहाँ तक जो ज़ोन है उसको लिटोरल ज़ोन कहते हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफ़ी ऊँचा है लेकिन जैसे-जैसे हम लोग जा रहे हैं डेप्थ इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है? फिर अगर देखा जाए तो एक वर्टिकली अगर हम लोग देखा जाए, ये तो हॉरिज़ॉन्टली हम लोग ने समझा, ठीक है? अगर वर्टिकली देखा जाए तो 2 हिस्सों में भी बँटा हुआ है। तो जो सबसे ऊपर मोस्ट लेयर होता है जिसको फोटिक ज़ोन बोला जाता है, उसमें क्या होता है फोटिक ज़ोन वो ज़ोन होता है जहाँ पर सनलाइट जो है वो आसानी से पहुँच जाती है। जहाँ तक सन की रोशनी जो है आसानी से पहुँच जाती है। तो जहाँ तक पहुँचती है उसी ज़ोन को हम लोग फोटिक ज़ोन कहते हैं, ठीक है? अब वो कहाँ तक पहुँचती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो हम लोग धीरे-धीरे समझेंगे, ठीक है? तो फोटिक ज़ोन या यूफोटिक ज़ोन भी कहा जाता है, ठीक है? और उसके बाद जो हिस्सा होता है, उसको हम लोग एफोटिक ज़ोन कहते हैं, ठीक है? एफोटिक ज़ोन के बाद फोटिक ज़ोन के बाद भी एक ज़ोन होता है जिसको ट्विलाइट कहा जाता है, जहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, बहुत डार्क भी नहीं होता है, ठीक है? तो वो मीडियम वाला ज़ोन होता है ट्विलाइट। फिर एक जो सबसे नीचे वाला ज़ोन होता है, जहाँ पर रोशनी ही नहीं पहुँचती, नो लाइट ज़ोन जिसको बोला जाता है, ठीक है? वहाँ पर लाइट ही नहीं पहुँचती जिसको हम लोग एफोटिक ज़ोन कहते हैं। तो सनलाइट कहाँ तक पहुँचती है और कितना कंसंट्रेशन रहता है उसके बेसिस पे भी हम लोग वर्टिकली डिवाइड करते हैं फोटिक ज़ोन एंड एफोटिक ज़ोन में, ठीक है? तो ये भी समझ आ गया, ठीक है? तो आप देख सकते हैं अलग-अलग क्रिएचर्स जो हैं, अलग-अलग सतह पे रहते हैं, ठीक है? जैसे फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन्स ये टॉप वाले लेयर पे है ना? फिर ये जो स्पर्म व्हेल है, ठीक है? बहुत सारा फिश है, ऑक्टोपस है, मिडल लेयर में प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बेंथिक लेयर में प्रेज़ेंट होते हैं, जो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर में होते हैं, जैसे ट्राइपॉड फिश हो गया, सी क्यूकम्बर हो गया, ग्लास स्पॉन्ज हो गया, है ना? तो ये जो है बेंथिक यानी जो रॉक सरफेस होता है या जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला पार्ट होता है, लैंड मास होता है, उसके साथ में अटैच्ड रहता है। तो ये सबसे लोअर मोस्ट होता है, जो एंगुलर फिश हो गया, है ना? तो ये देख सकते हैं अलग-अलग जितने भी फ्लोरा एंड फौना है, अलग-अलग ह लोकेशंस पे रहते हैं बेल ठीक है? तो ये मैप जो बेसिकली ये फ़ोटो जो है बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आप बहुत आसानी से समझ जाएँगे, ठीक है? इसको दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा अगर नहीं समझ आया और अगर नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं एक अलग से इसके लिए बना दूँगा वीडियो, ठीक है? नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले थे वो है हम लोग 5 टाइप्स के जो हम लोग फ्लोरा एंड फौना पढ़ने वाले थे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में, तो जिसमें सबसे पहले आता है वो है न्यूस्टॉन, ठीक है? तो न्यूस्टन्स वैसे स्पीसीज है बेसिकली दीज आर अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस सच एज द फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है? एग्जांपल्स के बीटल्स, बैक स्विमर्स ये जो है। तो जो प्लांट बेसिकली एयर वाटर इंटरफेस होता है जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है, वहां पर है जो ये सारे जो है वो मिल जाता है। जैसे मैन ऑफ वॉर ये जो क्रिएचर है, एक्वाटिक क्रिएचर है, ये सबसे ऊपर में मिल जाता है हमें, ठीक है? तो वैसे ग्रुप ऑफ स्पीसीज को हम लोग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली न्यूस्टॉन कहते हैं, ठीक है? एग्जांपल आपको याद रखना। फिर आ जाता है पेरीफाइटन, ठीक है? तो these organisms which remain attached to the stems and leaves of the rooted plant or substance emerging above the bottom mud such as sessile algae and their associated group of animals, ठीक है? तो न्यूस्टन के जस्ट वर्टिकल नीचे में आता है पेरीफाइटन लेयर, जो प्लांट्स के जो सरफेस होते हैं, स्टेम्स होते हैं या लीव्स होते हैं, उन पे ये जाके अटैच्ड होते हैं, ठीक है? उन पे जाके ये बेसिकली जैसे ये देखते हैं ओरवीड वगैरह, ये सब जो है वहां पर जाके अटैच्ड होता है। तो जस्ट न्यूस्टन स्पीसीज के नीचे ही हमारा पेरीफाइटन जो है वो मिल जाता है, ठीक है? फिर पेरीफाइटन के बाद आता है वो है प्लैंक्टन्स, ठीक है? तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स बोथ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जैसे कि एल्गी हो गया,
ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट है उसको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल्स होते हैं उसको हम लोग जू प्लैंक्टन बोलते हैं, जैसे कि क्रूस्टेशियंस, प्रोटोजोआंस जो हो गए, ये हो गए हमारे जू प्लैंक्टन। ठीक है। एंड फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं बेसिकली दिस इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है। जैसे हम लोग पेड़ों के बारे में पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल में, है ना, फॉरेस्ट में जब हम लोग पढ़ते हैं वहां पर पेड़ जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। लेकिन अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखा जाए तो फाइटोप्लैंक्टन जो है सबसे बेस बनाता है। ठीक है। बेस ऑफ द पिरामिड जो है ये फाइटोप्लैंक्टन से ही बनाते हैं। फिर फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, तो जू प्लैंक्टन खाता है। फिर जू प्लैंक्टन को हम लोग छोटे मछलियां खाते हैं, छोटे मछलियों को स्मॉल फिश खाते हैं, है ना। हम लोग पढ़े हैं पिरामिड वाले चैप्टर में। तो फाइटोप्लैंक्टन इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो फाउंड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम एक्सेप्ट सर्टेन स्विफ्ट मूविंग वाटर्स। ठीक है। एंड द लोकोमोटरी पावर्स ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली प्लैंक्टन्स इज वेरी लिमिटेड। ठीक है। तो ये जो मूव करते हैं बेसिकली ये जो वाटर की करंट होती है, ठीक है, जो भी एक्वाटिक इकोसिस्टम है, रिवर, लेक वगैरह, उसके थ्रू ही मूव करते हैं। तो ज्यादातर देखा गया है जहां पर भी फास्ट मूविंग रिवर जैसे फ्लोइंग रिवर है ना, वहां पर आपको प्लैंक्टन्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू जो स्टैटिक वाटर बॉडीज है, जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, वहां पर एक्वाटिक, वहां पर फ्लो जो होता है, वाटर करंट होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो वहां पर आपको फाइटोप्लैंक्टन्स या जू प्लैंक्टन्स जो है कम मात्रा में मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर फ्लोइंग रिवर है तो वहां पर हमें ज्यादातर प्लैंक्टन्स देखने मिल जाते हैं। तो इनके पास एबिलिटी ऑफ स्विमिंग नहीं होता है, तो ये जो वाटर करंट होता है उसके थ्रू ही ये मूव करता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा ग्रुप ऑफ प्लैंक्टन्स। तो न्यूस्टोन, पेरीफाइटन, फिर प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स में भी दो है, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स। फोर्थ इज अवर नेक्टॉन, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, देख लीजिए कैसे बनेंगे। तो दीज ग्रुप्स कंटेन एनिमल्स विच आर स्विमर्स। ठीक है। तो ये ऐसे वाले एनिमल्स हैं या क्रिएचर्स हैं जो एयर करंट के विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर सकते हैं, इसीलिए इनको स्विमर्स कहा जाता है। तो नेक्टन्स जो होते हैं बहुत, इसका साइज जो है वो वैरी करता है क्योंकि ये वाटर करंट के अगेंस्ट मूव करता है, स्विम करता है। तो यहाँ पर जो है इंसेक्ट जो 2 मिलीमीटर लॉन्ग है, वहां से ये रेंज करते हैं ब्लू व्हेल तक, जो बहुत 20 फीट 40 फीट तक इसकी लंबाई होती है ना। तो यहाँ पर बहुत रेंज ऑफ स्पीसीज जो है आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे क्रिएचर्स भी मिल जाएंगे और ब्लू व्हेल, शार्क जैसे क्रिएचर्स भी मिल जाएंगे। तो दिस आर बेसिकली व्हाट, तो blue whale represent what in an aquatic system, what type of organism in an aquatic ecosystem। तो ऑप्शंस दिए रहेंगे, नेक्टॉन, प्लैंक्टन, पेरीफाइटन, न्यूस्टॉन। तो आपको याद रखना है कि दीज आर बेसिकली नेक्टॉन्स। तो नेक्टॉन्स कौन है, तो स्विमर्स को कहा जाता है नेक्टॉन्स। तो हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए और एग्जाम्पल्स भी कुछ कुछ पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत भरपूर बनेंगे। एंड पांचवा जो है बेंथोस, सो वो बहुत इजी है। बेंथोस जो होता है, हम जैसे बताया, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, लैंड मास होता है, जो रॉकी सरफेसेस होते हैं उस पे जाके बेसिकली ये चिपक जाता है। तो जो कोरल्स होते हैं वो भी बेंथोस ही कहा जा सकता है। ठीक है। लेकिन सारे कोरल बेंथोस नहीं होते। ठीक है। तो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड लिविंग इन द बॉटम ऑफ द वाटर मास, एकदम सबसे लोअर मोस्ट देखा जाए तो वो हमारे बेंथोस हैं। प्रैक्टिकली एवरी एक्वाटिक इकोसिस्टम कंटेन्स अ वेल डेवलप्ड बेंथोस। ठीक है। हर एक्वाटिक इकोसिस्टम में होता ही है। तो सबसे पहले आता है हमारा न्यूस्टन। ठीक है। फिर पेरीफाइटन आता है, फिर पेरीफाइटन के बाद प्लैंक्टन आता है जिसमें जू प्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन पड़े। फिर आता है नेक्टॉन आता है, फिर हमारा बेंथोस आता है। तो ये जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको पता होना चाहिए, न्यूस्टन, पेरीफाइटन, प्लैंक्टन, नेक्टॉन एंड बेंथोस। ठीक है। अब हम लोग पिछले चैप्टर में जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दो इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जो था एक मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। सिमिलरली एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी दो इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, एक हमारा सनलाइट एंड दूसरा इज अवर ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सनलाइट एंड ऑक्सीजन आर द टू लिमिटिंग फैक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, एंड मॉइस्चर एंड टेम्परेचर आर द टू लिमिटिंग फैक्टर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। लिमिटिंग फैक्टर और भी बहुत हो सकते हैं लेकिन ये दो जो है ये मेन होते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे कि बेस्ड ऑन द लाइट पेनिट्रेशन एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन दे आर क्लासिफाइड एज फोटिक एंड एफोटिक जोन्स। तो जैसे मैं बताया पहले भी कि जहां तक लाइट पहुंच जाती है
जहां तक भी, उसको हम लोग फोटिक जोन कहते हैं। और जहां जहां से लाइट धीरे धीरे कम होने लगती है और जो जहां पर लाइट बिल्कुल ही नहीं पहुंचती है ना, उसको हम लोग aphotic zone कहते हैं। तो photic zone, it is the upper layer of the aquatic ecosystem up to which light penetrates and within which photosynthetic activity is confined। ठीक है, क्योंकि लाइट पेनिट्रेट होगा तो जो भी प्लांट बॉडीज होंगे उसके पास क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल को एक्टिव करने के लिए सनलाइट का बहुत जरूरी है। बिना सनलाइट का कोई भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लाइट जहां तक पहुंचेगा वहीं तक फोटोसिंथेसिस होगा। तो सिर्फ फोटिक जोन में ही फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो होता है वो होता है। और ये जो फोटिक जोन है ये डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वाटर। अगर पानी जो है बहुत साफ है, पॉल्यूशन वगैरह नहीं है, तो फोटिक जो जोन होगा वो काफी ब्रॉडर होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जो पॉल्यूशन वाला है या टर्बिडिटी बहुत ज्यादा है पानी में, ठीक है, तो सॉलिड जो स्लज है वगैरह वो सब बहुत ज्यादा है, तो टर्बिडिटी जो हमारा ट्रांसपेरेंसी होगा उस वाटर बॉडी का बहुत कम होगा। तो वहां पर फोटिक जोन जो होगा वो भी बहुत कम होगा। फोटिक जोन कम होगा तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होगा वो भी कम होगा, और उसके कारण जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो होगा वो भी कम हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा लिंक्ड अप। अगर ज्यादा लाइट है, ज्यादा सनलाइट पहुंच रही है, तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा, यानी जो डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल है उस वाटर बॉडी का ज्यादा होगा, मतलब उस एक्वाटिक बॉडी का जो हेल्थ है वो पॉजिटिव होगा, बेटर होगा। ठीक है, तो बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एक्टिविटी टेक्स प्लेस। और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो सब जगह ही होता है, ऊपर में भी होता है, बेंथिक जोन में भी होता है, सब जगह ये फोटिक एफोटिक जोन में दोनों जगह होता है। लेकिन सिर्फ फोटोसिंथेसिस जो होता है सिर्फ अपर मोस्ट लेयर जो होता है फोटिक जोन में ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ए फोटिक जोन जैसे मैंने बताया जहां पर लाइट पेनिट्रेट नहीं करता है, प्लांट ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि सनलाइट नहीं है तो क्लोरोफिल एक्टिव नहीं होगा, काम नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन का डिमांड, ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन होगा वो कम होगा, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये मेन मेन डिफरेंस है बिटवीन द फोटिक एंड एफोटिक जोन। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट जो हम लोग कवर करने वाले हैं, और हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया कि एफोटिक जोन इज पोजीशन बिलो द लिटोरल एंड फोटिक जोन्स टू द बॉटम ऑफ द लेक वेयर लाइट लेवल आर टू लो फॉर photosynthesis but respiration occurs at all depth. So aphotic zone is a region of oxygen consumption, जैसे मैं बता रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन तो इवोल्यूशन हो ही नहीं रहा, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन फोटिक जोन में हो रहा था, लेकिन एफोटिक जोन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, एंड these deep unlit regions are also known as profundal zone। जहां पर लाइट नहीं पहुंचती है उस जोन को हम लोग प्रोफंडल जोन भी कहते हैं। तो ये सारे शब्द जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में हमेशा हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोफंडल जोन कौन सा है, जोन रीजन ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं या यूपीएससी के एग्जाम्स के दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी इजी है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन इंटरव्यू में जाके दिमाग बंद हो जाता है, तो आसान क्वेश्चन भी हम लोग जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये सब बेसिक क्लियर्स होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन बेसिकली क्या है, एटमॉस्फेयर में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि लगभग 20% के आसपास जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, बाकी जो है नाइट्रोजन है और अदर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, वो पानी में भी घुलता है। ठीक है, वो पानी में भी सोल्यूबल होता है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन घुलेगा मतलब वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन दैट एक्वाटिक बॉडी या वाटर बॉडी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, एंड साथ ही साथ जो एयर वाटर इंटरफेस होता है पानी के सतह पर, वहां से भी जो है ऑक्सीजन जो एटमोसफेयर से है वो पानी में चला जाता है। तो दोनों वे से जो है वहां पर फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ज्यादा मतलब होता है। तो और कंसंट्रेशन जो है वो वैरी करता है। ठीक है, दैट वैरी ऑन डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द ऑक्सीजन इन द वाटर। इसका मतलब क्या है आपको समझना होगा कि डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल कब ज्यादा या कब कम होगा, और कम होने से क्या प्रभाव होगा, ज्यादा होने से क्या होगा, ये समझना जरूरी है। तो इन फ्रेश वाटर में क्या होता है, जो एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वो कितना होता है, तो 0.0010%, यानी 10 पार्ट्स पर मिलियन, यानी जिसको बोला जाता है 10 ppm।
ठीक है, फ्रेश वाटर में होता है ज्यादातर। ठीक है, फ्रेश वाटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना 10 ppm या उससे भी ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है। जो कि पूरे अगर एटमॉस्फेयर से कंपेयर किया जाए तो 150 टाइम्स जो होता है वो लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसके कंपैरिजन में 150 टाइम्स जो है वो कम होता है। ठीक है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन एस्केप्स द वाटर बॉडी थ्रू एयर वाटर इंटरफेस एंड थ्रू द रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सिमिलरली जब ऑक्सीजन जो है वो पानी में अंदर जाता है थ्रू एयर वाटर इंटरफेस, एंड जो प्लांट बॉडीज होते हैं वो भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जब रेस्पिरेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है वाटर बॉडीज में, तो ऑक्सीजन यूज्ड अप हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है, वो भी क्या होता है फिर एयर वाटर इंटरफेस से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो दी एयर वाटर इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिटेन्ड इन वाटर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई टेम्परेचर। एक तो है कि वहां पर वेजिटेशन कैसा है, अगर वेजिटेशन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां पर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा। ये तो एक हो गया पार्ट। दूसरा हो गया टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कैसे होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है नॉर्मल वाटर में, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है। तो व्हेन टेम्परेचर राइजेस ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इन द वाटर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जैसे से जैसे हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है वाटर बॉडीज का, तो टेम्परेचर अगर राइज होगा तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेस, एंड अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेस यानी ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन है इन वाटर बॉडीज वो कम हो जाएगा। तो जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स उसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, अपना परफॉर्म कर सके एक्टिविटी। तो अगर वो एक्टिविटी नहीं होगा, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो एनॉक्सिया कंडीशन बनेगा, और एनॉक्सिया कंडीशन के कारण क्या होगा, एक्वाटिक क्रिएचर जो है ऑक्सीजन के बिना वो मर जाएंगे। ठीक है, तो वाटर बॉडी जो टेम्परेचर किस तरह से इम्पैक्ट करता है देख लीजिए। तो जो भी स्लज वगैरह या जो इंडस्ट्री वगैरह से, फैक्ट्री वगैरह से जो गरम गरम पानी जाता है, उससे क्या होता है जितने भी एक्वाटिक क्रिएचर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि सडन राइज ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी एकदम ही बंद हो जाती है। ठीक है, तो व्हेन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल फॉल्स बिलो 3 to 5 ppm, ठीक है, अगर इससे कम हो जाता है तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स आर लाइकली टू डाई। तो ये तो बहुत बार होता है, न्यूज में आप देखते होंगे कि मछलियां मछलियां जो है वो तैर रही है, मर चुकी है। ठीक है, ये तो एक हो गया कि एक कारण ये भी हो गया, लेकिन बहुत सारे जो होते हैं एक्सीडेंट भी हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा ऑयल स्पिल्स के बारे में, जब कार्गोज जाती हैं जिसमें टैंकर जाता है, जिसमें ऑयल रहता है, क्रूड ऑयल वगैरह रहता है, तो कभी एक्सीडेंट के कारण क्या, तो ऑयल जो है वो पूरी तरह से लीक होने लगता है और एक्वाटिक बॉडीज में पूरी तरह से कवर कर लेता है। तो पूरी तरह से वो एक्वाटिक बॉडी को कवर कर लेता है, तो जो ऑक्सीजन जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि एक डेंस सा फिल्म बना लेता है वाटर बॉडीज के ऊपर में। तो ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाता है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो जाता है, तो जो मछलियां वगैरह होती है उनके पास ऑक्सीजन नहीं जाता है ना, अल्टीमेटली दे डाई, है ना। तो एक्सीडेंट के कारण भी, ऑयल स्पिल्स के कारण भी बहुत सारे डेथ हो जाते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे वो है हमारा ट्रांसपेरेंसी, जो मैं पहले ही बताया था। ठीक है, ये लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, ये सब बता दिया। तो ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन। अगर पानी बहुत साफ है, ठीक है, जैसे कि जो हम लोग पीने वाला पानी यूज करते हैं उसमें अगर हम लोग लाइट फोकस करेंगे तो लाइट, हम लोग जो ग्लास की सतह है वो पूरी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर उसी में हम लोग मान लेते हैं मिट्टी वगैरह घोल देते हैं और उसमें फिर लाइट पास कराते हैं, तो क्या हम लोग ग्लास की सतह को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एसपीएम जो है, क्ले, सिल्ट, फाइटोप्लैंक्टन, ये सब जो क्रिएचर्स है, इसके कारण क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, जो प्लांट वाटर बॉडी है उसकी टर्बिडिटी को बढ़ा देते हैं। तो अगर टर्बिडिटी बढ़ जाएगी तो पानी जो होगा वो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है, तो अगर लाइट जो है, सनलाइट जो है वो एंटर ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं किस तरह से चेंज वैरी करती है। तो जो वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होते हैं, जैसे यमुना रिवर, गंगा रिवर, आप देख के ही बता देंगे कि वो जो होता है
उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है। उसका हम लोग देख नहीं पाते, 1 फुट के बाहर अंदर तक हम लोग उसको देख नहीं पाते, है ना? लेकिन बहुत सारे ऐसे लेक्स हैं, है ना? पैंगोंग त्सो लेक वहाँ पर या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे लेक्स, रिवर्स हैं जो पूरी तरह से साफ-साफ होती हैं। हम लोग उसके जो फ्लोर्स हैं, जो बेंथिक रीजन है उसको भी अच्छे से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टर्बिडिटी बहुत कम है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है वो भी कम है। ठीक है? तो ये भी बहुत ईज़ी सा एक कांसेप्ट था। नेक्स्ट वी विल कवर इज़ टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर, द वाटर टेम्परेचर चेंजेस लेस रैपिडली देन द टेम्परेचर ऑफ एयर। ये तो पता ही होगा, केमिस्ट्री पे आप पढ़ा ही होगा। इट इज बिकॉज ऑफ द वाटर का जो होता है स्पेसिफिक हीट, हायर स्पेसिफिक हीट होता है एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि लार्जर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मस्ट बी एडेड और बी टेकन आउट टू रेज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, है ना? क्योंकि वाटर को जो स्पेसिफिक हीट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एयर। ठीक है, तो अगर पानी को ठंडा करना या गर्म करना है उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन एयर जो होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा भी जल्दी भी हो जाता है, गर्म भी हो जाता है। ठीक है, तो सिंस वाटर टेम्परेचर आर लेस सब्जेक्ट टू चेंज, है ना, बहुत जल्दी चेंज नहीं होते हैं अनटिल अनलेस हम लोग उसको नेचुरली मैन मेड तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर हम लोग अचानक से कोई फैक्ट थर्मल पावर प्लांट का वेस्ट जो है उसमें डाल दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वाटर जो है कुछ सेकंड में उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता, नेचर में बढ़ने का बहुत टाइम लगता है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो 0.5 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लेते हैं कि अगर 2.5 डिग्री सेल्सियस एयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा होगा? 0.51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसमें टाइम कम बहुत ज्यादा लगता है। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है? वेरी नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट होता है। तो जो भी मछलियां वगैरह होते हैं उनके पास नैरो टॉलरेंस लिमिट होता है। ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को जिसके पास जो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट जो बहुत नैरो होती है उसको हम लोग स्टीनोथर्मल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग स्टीनोथर्मल बोलते हैं, जो जिनका जो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट होता है वो बहुत नैरो होता है, छोटा होता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई मछली जो है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसको अचानक से क्या हो गया, उसको हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में रख देते हैं। तो क्या करेगा, वो टेम्परेचर को सह नहीं पाएगा और अल्टीमेटली वो मर जाएगा। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग स्टीनोथर्मल कहते हैं। लेकिन वैसे क्रिएचर्स जिसका टेम्परेचर जो वेरिएशन है या टॉलरेंस कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा है, वो 35 डिग्री सेल्सियस में भी सह सकता है, वो 40 डिग्री सेल्सियस में भी रह सकता है। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूरीथर्मल बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स है जनरली यूरीथर्मल्स, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो दो कैटेगरी में बांटे गए हैं ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन द टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट। इफ दे हैव ब्रॉडर temperature tolerance limit, then such organisms are called eurythermals, and if they are having a narrower temperature tolerance limit, then we will call as stenothermals. ठीक है, तो ये पता चल गया होगा आपको। तो एज अ रिजल्ट whenever even small changes in the water temperature are a great threat to the survival of the aquatic organism। तो जैसे मैं बताया कि छोटा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो जो भी एक्वाटिक क्रिएचर्स है उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देख सकते हैं टेम्परेचर किस तरह से डील करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर टॉलरेंस टर्बिडिटी ये सब कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा लेक इकोलॉजी के बारे में है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जब हम लोग बायोकेमिकल साइकिल्स पढ़ रहे थे। तो यूट्रोफिकेशन कैसा होता है? तो जब भी लेक्स या कोई भी एक्वाटिक बॉडी होते हैं जहां पर न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे आ जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स जो है बेसिकली अलग अलग मैनमेड सोर्स के थ्रू आते हैं, एग्रीकल्चरल रन ऑफ के साथ आते हैं, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, या स्प्रे कर रहे हैं। तो उसके साथ क्या होगा, नाइट्रोजन फॉस्फेट जैसे ये सब जो केमिकल्स होते हैं वो पानी में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे न्यूट्रिएंट आएंगे तो वाटर बॉडीज जो होगा वो काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, जो एल्गीज होते हैं उनका ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है, एक्वाटिक प्लांट्स का ग्रोथ बहुत सारा बढ़ जाता है। तो इसी को ही मेनली हम लोग नेचुरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये तो हो गया नेचुरल, अगर ये नेचुरली तौर पे हो रहा है तो ये हम लोग नेचुरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग मैन मेड प्रोसेस जो है, जो मैन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है,
उसके कारण क्या हो रहा है, ये जो नेचुरल यूट्रोफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो जा रहा है, उसको हम लोग एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है फार्मिंग ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह जो है वो पानी में चल जाते हैं। बहुत सारे जो केमिकल फैक्ट्री से जो वेस्ट होता है या इंडस्ट्री से वेस्ट होता है वो हम लोग डायरेक्ट पानी में छोड़ देते हैं, जिसके कारण न्यूट्रिएंट लेवल जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस का पर्टिकुलरली बहुत-बहुत बढ़ जाता है। तो जो नेचुरल यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है, जिसको हम लोग एजिंग ऑफ लेक भी कहते हैं, जो लेक का एज जो है हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है? अगर मान लेते हैं कि 2 पर्सन हैं, एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता है और एक जो है वो घर का खाना खाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीता है। तो जितना भी हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पिएँगे या हम लोग जो जंक फूड खाएँगे, ऑयली फूड खाएँगे तो क्या होगा, एजिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं आज के समय में 13-14 साल का जो बच्चे होते हैं देखने में लगते हैं 18-20 साल का लड़के हो गए। ठीक है? तो एजिंग प्रोसेस जो होता है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो यही कारण भी यही है ना? एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी यही होता है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट एनरिच कर देंगे उस वाटर बॉडी को, तो उसका जो एजिंग प्रोसेस है, उस लेक का बहुत बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब वो लेक और न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएगा और अल्टीमेटली वो डेथ हो जाएगा, उस लेक का मर जाएगा। तो न्यूज़ में भी पढ़ते आ रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लेक हैं जो पूरी तरह से डेड हो गए हैं, बहुत सारे जो रिवर्स हैं, हमारा यमुना, गंगा ऐसे हज़ारों रिवर्स हैं जो पूरी तरह से लगभग डेड हो गए हैं। ठीक है? फिर भी हम लोग उसको पूजते हैं। ठीक है? गंदा हम ही लोग कर रहे हैं, फिर भी हम लोग उसको पूजते हैं। ठीक है? तो जब एक्सेलरेटेड रेट इज़ कॉज्ड बाय ड्यू टू मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़, है ना? तो इस टाइप ऑफ यूट्रोफिकेशन को हम लोग कल्चरेटेड मेनली कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है? ये एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं ड्यू टू मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण ही जो नॉर्मल यूट्रोफिकेशन है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, उसको हम लोग कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये समझ आ गया? तो मतलब एजिंग हो रही है लेक की, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जा रहा है। ठीक है? अब ये इस फोटो के साथ भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है विद द टाइम, क्या हो रहा है देख सकते हैं कि फर्स्ट क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो है वो वाटर बॉडीज में आ रहे हैं, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स और फ्लश्ड फ्रॉम द लैंड इनटू रिवर्स और लेक्स। ठीक है? फिर न्यूट्रिएंट लोड अप हो गया, फिर दूसरे में क्या होगा, न्यूट्रिएंट बहुत बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली प्लांट जो है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करने लगते हैं। तो पॉल्यूटेंट कॉज एक्वाटिक प्लांट ग्रोथ, एल्गी, डकवीड्स एंड अदर प्लांट्स का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन हो जाता है कि क्या होता है, एल्गल ब्लूम हो जाने लगता है। ठीक है? इतना ज़्यादा पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होने लगता है ऑफ एल्गीज कि पूरी तरह से एक लेयर बना लेता है ऑफ एल्गी। ठीक है? और इसके कारण होता है जो सनलाइट जो है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, जो प्लांट होता है वो क्या होता है, उसके पास ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन वो धीरे-धीरे क्या होगा, डिक्रीज़ होने लगता है। तो देख सकते हैं किस तरह से ये लिंक्ड अप है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नहीं हो रहा और जो भी प्लांट बॉडीज़ प्रेज़ेंट है पहले से ही, वो क्या होगा, धीरे-धीरे वो सड़ने लगेंगे। तो डिकम्पोज़िशन, ठीक है? तो इसमें डिकम्पोज़िशन होगा तो डिकम्पोज़िशन प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का इनटेक हो जाता है। ठीक है? तो ऑक्सीजन लेवल और धीरे-धीरे और भी कम होते जाएगा। ठीक है? जैसे-जैसे डिकम्पोज़िशन होगा। ठीक है? एंड यूजिंग इवन मोर ऑक्सीजन इन द वाटर एंड अल्टीमेटली क्या होगा, उस इकोसिस्टम में ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा। अब ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा तो क्या होगा, जितने भी क्रिएचर्स हैं, मछलियाँ हैं या एक्वाटिक ऑर्गेनिज़्म हैं, वो अल्टीमेटली मर जाएँगे। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा यूट्रोफिकेशन का। ठीक है? आसानी से समझ आ गया। तब भी नहीं समझ आया तो हम लोग और एक तरह से समझ सकते हैं, ये हमारा फ्लो चार्ट मैं बनाया हूँ। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है, तो एग्रीकल्चरल रन ऑफ अनट्रीटेड सीवेज जो वाटर है वो सब रिलीज होता है, ट्रांसपोर्टेशन टू द एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, फिर इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है, न्यूट्रिएंट का एक्युमुलेशन एंड एनरिचमेंट होता है वाटर बॉडीज में, इसके कारण ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी होता है और अल्टीमेटली इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाता है कि एल्गल ब्लूम होता है। तो एल्गी क्या करता है, एल्गल ब्लूम होने के कारण एल्गी कवर्स द होल एक्वाटिक सरफेस लेयर। ठीक है? इसके कारण होगा सनलाइट पेनिट्रेशन जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है एंड जो डिफ्यूजन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अंडरग्राउंड जो भी एक्वाटिक एल्गीज प्लांट है वो मरने लगते हैं एंड साथ ही साथ जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन है
कंज्यूम्स द अवेलेबल ऑक्सीजन इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसके कारण क्या होगा, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वो अल्टीमेटली और कम हो जाता है, यानी एनॉक्सिया कंडीशन हो जाता है, यानी डिवॉइड ऑफ एनी ऑक्सीजन। ठीक है, तो एन ऑल aquatic organism died due to the lack of dissolved oxygen and ultimately degradation of the, या पूरी तरह से डिलीशन हो जाता है पूरी जो एक्वाटिक हमारा वो इकोसिस्टम था। तो ये है हमारा यूट्रोफिकेशन। नेचुरली तो हो ही रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा फास्ट कर दे रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा जिसे हम लोग रिवर्स को हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक दिन आएगा ही, देख ही रहे होंगे कि पूरा रिवर जो है, अगर आप रिवर के पास से भी गुजरेंगे, जैसे गंगा यमुना है, तो आपको बहुत गंदी वाली बदबू आएगी। बहुत सारे रिवर से जब यमुना वगैरह से जब स्पेशली दिल्ली वाले रीजन में कोई भी गुजरता है तो वह स्मेल आती है। क्यों आती है? इसी के कारण होती है, सड़ रहे होते हैं, ये बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, इसके कारण ही होता है। तो देख सकते हैं, अगर हम लोग गंदगी करेंगे तो ऑब्वियसली नेचर वैसे ही हम लोग को उल्टा सजा मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट कंटेंट, जो है अलग अलग जो हमारे एक्वाटिक वाटर बॉडीज होते हैं। एक तो हमारा ओलिगोट्रॉपिक होता है, यानी जिसमें न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। फिर होता है मेसोट्रॉपिक, जिसमें थोड़ा ज्यादा होता है कंसंट्रेशन। एंड यूट्रॉपिक यानी हाईली न्यूट्रिएंट, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। ठीक है, इंडिया में ज्यादातर जो लेक्स मिलते हैं मेसोट्रॉपिक एंड यूट्रॉपिक मिलते हैं। ओलिगोट्रॉपिक लेक जो है बहुत बहुत कम है, वो ऐसे जगह में होंगे जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन ना के बराबर हो, वहीं पर हमको ओलिगोट्रॉपिक लेक्स मिलेंगे। तो देख सकते हैं, अगर हम लोग कंपैरिजन किया जाए तो ओलिगोट्रॉपिक में जो एक्वाटिक प्लांट प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। यूट्रॉपिक में क्या होता है, पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है ड्यू टू यूट्रोफिकेशन। एक्वाटिक एनिमल प्रोडक्शन भी कम होता है ओलिगोट्रॉपिक में, इसमें भी एलिमिनेट हो जाता है। एक्वाटिक प्लांट न्यूट्रिएंट फ्लक्स जो होता है, ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट सबसे कम होता है ओलिगोट्रॉपिक में, इसमें सबसे हाई होता है। ऑक्सीजन जो होता है, जो बॉटम लेयर होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है ओलिगोट्रॉपिक लेयर में। तो अपर लेयर में तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा ही, और यूट्रॉपिक में बिल्कुल ना अपर में होता है ना लोअर में होता है। डेप्थ जो होती है ओलिगोट्रॉपिक की वो ज्यादा डीपर होती है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा नहीं है, और इसकी जो डेप्थ होती है वो कभी कम हो जाती है, क्योंकि एक तो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा पानी में आ रहा है, फिर जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसके कारण भी जो वो लेक या वाटर बॉडी जो है वो सैल्युअर होने लगती है। वाटर क्वालिटी जो होती है एक्वाटिक, जो ओलिगोट्रॉपिक होती है उसकी गुड होती है, फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यूट्रॉपिक लेक का हम लोग नहीं यूज कर सकते। जैसे कि गंगा का पानी हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, या यमुना का पानी डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते फॉर इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ठीक है, टोटल सॉल्ट और कंडक्टेंस जो होते हैं यूजुअली लो होता है, तो अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होगा तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस भी कम ही होगा, और अगर ज्यादा होता है सॉल्ट कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज जो होता है ओलिगोट्रॉपिक में ज्यादा होता है, और यूट्रॉपिक में होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एल्गी ही मिलता है, आपको एल्गल ब्लूम ही नजर आता है। इंडिया में बहुत सारे रिवर्स पॉन्ड्स देखेंगे जहां पर आपको जो वाटर हैसिंथ बोल के एक्वाटिक वीड जो होता है वो बहुत सारा ग्रो करने लगते हैं, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, वाटर हैसिंथ, है ना, जलकुंभी जिसको कहा जाता है। तो बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे रिवर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है कंपैरिजन बिटवीन एन ओलिगोट्रॉपिक एंड ए यूट्रॉपिक लेक वाटर बॉडी। नेक्स्ट हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो हमारे रेड टाइड है। ठीक है, अब रेड टाइड क्या है, तो ये सब जो हम लोग पढ़ रहे थे ये क्या है, बेसिकली हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स है। तो रेड टाइड इज बेसिकली हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, जिसको HAB भी कहा जाता है, HAB। ठीक है, तो रेड टाइड is a common name for such phenomena where certain phytoplankton species contains pigment and bloom such that the human eye perceives the water to be discolored। इतना ज्यादा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्गी जो होता है, स्पेशली जो रेड एल्गीज होते हैं, उनका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण क्या होता है, वो जो जो भी एक्वाटिक बॉडी है उस हम लोग को पूरी तरह से रेड लगने लगता है। तो इस फेनोमेना को ही मेनली रेड टाइड कहा जाता है। ठीक है, तो वो सर्टेन टाइप ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली जो रेड एल्गीज वगैरह होते हैं, जो बहुत ज्यादा मात्रा में उनका ब्लूमिंग होने लगता है, तो ऑब्वियसली वो रेड नजर आने लगेगा। ब्लूम्स जो है अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ग्रीनिश, ब्राउन, इवन रेडिश, ऑरेंज, ये सब हो सकता है। तो ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं इंडिया में आपको ग्रीनिश
ब्लूम जो है वो बहुत ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, रेड टाइड इंडिया में थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, लेकिन ग्रीनिश ब्लूम जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है। अब डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन कहाँ कहाँ है। जैसे मैंने कियोलाडो घाना नेशनल पार्क था, वहां पर ग्रीन रेड दोनों ही देखा था, ब्राउन भी हम लोग ने टाइट देखा था। तो वहां पर भी आप जहां मन देख सकते हैं, डिपेंड करता है उस एक्वाटिक वाटर बॉडीज पे। तो इस टाइप ऑफ फेनोमेना को हम लोग रेड टाइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे कि क्या रीजंस क्या है उस ब्लूम होने का। तो ऑब्वियसली हम लोग अभी पढ़े कि टू इंपॉर्टेंट रीजन है। एक तो हो गया न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट जो हम लोग यूट्रोफिकेशन कर रहे हैं, और दूसरा है हमारा वार्म वाटर। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होगा तो ऑब्वियसली एल्गल ब्लूम होगा ही। और दूसरा जो है वाटर टेम्परेचर हैज बीन आल्सो रिलेटेड टू द ऑकरेंस ऑफ एल्गल ब्लूम। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, वार्म अगर टेम्परेचर होगा, तो एल्गल ब्लूम जो होगा वो और ज्यादा उसका एक्सप्लोशन जो होगा मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है एल्गल ब्लूम का। टेम्परेचर बढ़ा मतलब एल्गल ब्लूम भी बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट जितना बढ़ेगा एल्गल ब्लूम भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये टू मेन फैक्टर्स है फॉर ब्लूम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो भी हम लोग हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स पढ़ते हैं, इज हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स इन एन एनवायरमेंटल हैजर्ड। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे तरह से तो हाँ, कि एल्गल ब्लूम जो है एक एनवायरमेंटल हैजर्ड है, और ज्यादातर जो गवर्नमेंट है या पॉलिसी मेकर्स हैं, इन सब को जो है एल्गल ब्लूम्स को नजरअंदाज करते हैं बहुत ज्यादा। हम लोग उसको एनवायरमेंटल हैजर्ड नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट है लेना। फिर इट इज सेफ टू ईट सी फूड। ठीक है, जनरली सी फूड जो होते हैं वो सेफ होता है, लेकिन जो हम लोग शेल फूड खाते हैं, क्योंकि इन सब एल्गल ब्लूम्स में क्या होता है, बहुत सारे बायोटॉक्सिन जो है वो डेवलप होने लगता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं। तो अगर ऐसे एक्वाटिक बॉडी से अगर सी फूड अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, मछलियाँ वगैरह कंज्यूम करें, तो ऑब्वियसली जो भी क्रिएचर होगा उनके अंदर भी टॉक्सिन्स आ जाएंगे, और वही टॉक्सिन हमारे अंदर चल जाएगा। तो वो सेफ नहीं होगा। अगर हम लोग बहुत सेफ जगह से अगर हम लोग खा रहे हैं सी फूड तो नहीं कुछ होगा, लेकिन हमें मार्केट में पता कैसे चलेगा कि सेफ जगह से आया या गंदी जगह से आया? पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बेटर है कि आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सी फूड वगैरह ऑब्वियसली बहुत जगह में, जैसे जापान वगैरह में बहुत चाव से खाया जाता है, वहां पर साफ सफाई बहुत मेंटेन रहती है। लेकिन इंडिया जैसे शहरों में, कंट्री में बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं रहती है, तो सी फूड वगैरह कंज्यूम नहीं उतना करना चाहिए। ठीक है, रेगुलरली उतना नहीं करना चाहिए, कभी काल ठीक है। फिर जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स है एंड क्लाइमेट चेंज, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? ऑब्वियसली रिलेशन है। जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्वाटिक वाटर बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो ब्लूमिंग होगा एल्गल ब्लूम्स का वो भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये भी एनवायरमेंटल हैजर्ड ही है ना। ठीक है, तो ये समझ आ गया। तीनों क्वेश्चन का जवाब दे दिया। इसमें अगर आप कुछ भी इनपुट डालना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में, वो हम लोग दूसरा आ गया है वेटलैंड्स के बारे में। ठीक है, तो वेटलैंड्स वैसे एरियाज होते हैं, बेसिकली दिस एरियाज आर इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन अ डीप वाटर एंड ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, तो जो ओशंस रिवर लेक्स हो तो उसके, और एक जो फॉरेस्ट जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है उनके बीच में जो आते हैं, उसको हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। एक ट्रांजिशनल इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसका जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा पेचीदा है वेटलैंड का। ठीक है, तो जहां पर भी पानी आपको जमा मिल जाएगा, ठीक है, कि व्हाट इफ any land surface is covered by water or has been waterlogged soil for at least 7 days, ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, तो हम लोग उसको वेटलैंड कंसिडर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो प्लांट बॉडीज होते हैं, ज्यादातर जो अडॉप्टेड प्लांट लाइफ होती है वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, क्योंकि पानी रहता है, तो ऑब्वियसली जो भी प्लांट्स होंगे वो ज्यादातर हाइड्रोफाइट्स होंगे। एंड हाइड्रिक सॉइल होते हैं, यानी नॉट इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर सम प्लांट्स। ठीक है, ऑक्सीजन जो होगा ऑब्वियसली कम होगा। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनके पास ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग और डिटेल में समझेंगे वेटलैंड को, तो टाइप्स देख लेते हैं। तो वेटलैंड जो होते हैं दो टाइप्स में बांटा गया है, एक तो हो गया इनलैंड वेटलैंड और दूसरा हो गया कोस्टल। तो ऑब्वियसली जो कोस्टल एरियाज में मिलते हैं वो हमारे कोस्टल वेटलैंड है, और जो इनसाइड में है उसको हम लोग इनलैंड वेटलैंड कहेंगे। ठीक है, अब इनलैंड में भी दो तरह का, नेचुरल और मैनमेड।
कोस्टल भी नेचुरल और मैनमेड है। तो इनलैंड में जैसे देख सकते हैं लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गया, ऑक्सबो लेक्स, वाटरलॉग्ड, सीजनल, स्वैम्प, मार्शेस, ये सब जो है नेचुरल है। मैनमेड जैसे कोई रिजर्वर बना दिया, टैंक्स वगैरह, या वाटरलॉग्ड ऐश पॉन्ड हो गया, है ना? तो ये सब जो होते हैं ये मैनमेड टाइप ऑफ वेटलैंड है, ठीक है? और कोस्टल में अगर देखा जाए तो बहुत सारे हैं, और इसको हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, एस्चुरीज के बारे में, लगून्स, क्रिक, जो हमें गुजरात के जो गुजरात एंड पाकिस्तान को जो बॉर्डर रन ऑफ कच्छ एरिया है वहां पर आपको क्रीक्स मिल जाएंगे। बैक वाटर जो केरला में है, बे ऑफ बंगाल, इस सब के बारे में सुना ही होगा। कोरल रीफ्स, टाइडल फ्लैट, मैंग्रोव, सॉल्ट मार्सेस, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये तो हो गया नेचुरल और मैनमेड, जैसे कि सॉल्ट पैन हो गया जहाँ पर नमक की खेती हो रही है, या एक्वाकल्चर हो रहा है, ठीक है? तो ये जो हो रहा है ये सब बेसिकली मैनमेड में आएगा, लेकिन ये कोस्टल वेटलैंड का है। तो दो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस पता होना चाहिए कौन सा इनलैंड वाला है और कौन सा कोस्टल वाला है, ठीक है? तो अगर इंडिया का कंडीशंस बताया जाए इन कंटेक्स्ट ऑफ वेटलैंड, तो वेटलैंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिटिकल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, क्यों? एज द सपोर्ट डाइवर्सिटी, ठीक है? तो स्पेशली जो वाटर बर्ड्स की जो डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं, लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, मछलियां होती हैं, वो पूरी तरह से वेटलैंड्स पर डिपेंड करते हैं। तो बहुत ज्यादा, फिर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं जैसे मखाना हो गया, ठीक है? जो जूट की खेती होती है वो भी पूरी तरह से क्या होता है, डिपेंड करती है वेटलैंड्स पे, ठीक है? तो इसीलिए जो वेस्ट बंगाल, बिहार वाले साइड है यहाँ पर वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए वहाँ पे जो जूट की खेती होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जो हमारे मखाना की खेती होती है, लोटस, निम्फिया, वाटर लिली, ऐसे ऐसे पौधे होते हैं, फूल होते हैं, इनकी भी बहुत ज़्यादा खेती होती है, जिनका इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? एंड दे सपोर्ट मिलियंस ऑफ पीपल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम स्टॉर्म्स, फ्लड कंट्रोल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर वेटलैंड्स होगा, जब भी फ्लड होता है तो जो एक्सेस पानी होता है वो वेटलैंड में आ जाता है, ठीक है? तो फ्लड कंट्रोल करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है। इट इम्प्रूव्स द वाटर क्वालिटी, आसपास का जो एरिया है उसका वाटर क्वालिटी, जो ग्राउंड वाटर लेवल, उसको रिचार्ज करने में हेल्प करता है। सप्लाई ऑफ फूड, फाइबर, रॉ मटेरियल, सब कुछ हो रहा है। जैसे मैंने बताया जूट की जो खेती होती है इस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। जो पैडी का कल्टीवेशन होता है वो भी क्या है, इसी वेटलैंड्स पे ही होते हैं। ज्यादातर जो पैडी की फील्ड्स होती हैं वहाँ पर पानी आपको जमा ही मिलेगा, है ना? घुटने भर पानी जमा ही रहता है, तो वो बेसिकली क्या है, वो भी वेटलैंड है, ठीक है? तो देखा जाए अगर इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाए तो 27,403 जो है वेटलैंड्स है इंडिया में, जिसमें से 23,444 जो है वो इनलैंड वेटलैंड्स है, और बाकी जो बच गए 3959 ये जो है हमारे ये कोस्टल वेटलैंड्स है, ठीक है? एंड वेटलैंड्स ऑक्यूपाई लगभग 18.4% ऑफ द कंट्रीज एरिया, ठीक है? और इन 18.4% में जो है 70% जो एरिया है वो पैडी कल्टीवेशन में आता है, यानी एग्रीकल्चरल फील्ड ही है एक तरह से। तो वो टेम्पररी वेटलैंड बन जाते हैं बेसिकली, ठीक है? तो देख सकते हैं कितना ज्यादा वेटलैंड है, और सबसे ज्यादा जो वेटलैंड का है, नंबर्स ऑफ वेटलैंड, वो हमें वेस्ट बंगाल में मिल जाता है। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स है, ठीक है? फिर नेचुरल वेटलैंड्स इन इंडिया रेंज फ्रॉम अलग अलग रीजन में, फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड्स में भी मिल जाएगा, बहुत सारे हिमालयन स्टेट्स में मिल जाएगा, टू फ्लड प्लेन रीजन्स ऑफ मेजर रिवर सिस्टम, सलाइन, टेम्पररी, हर टाइप ऑफ वेटलैंड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? कोस्टल वेटलैंड्स, एरिड, सेमी एरिड रीजन्स में, जैसे लगून्स, बैक वाटर एस्चुरीज, मैंग्रोव, स्वैम्प, कोरल रीफ्स, ये सब क्या है, अलग अलग वेटलैंड्स है। तो अलग अलग जोग्राफिक लैंड्स पे हमें वेटलैंड्स देखने मिल जाता है। और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का है, जिस जो बेसिकली मेन मोटिव है वेटलैंड को कंजर्व करना, ठीक है? वेटलैंड्स को कंजर्व एंड मेंटेन करके रखना, उनका नंबर जो है उसको बढ़ाना। तो ये जो है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1985-86 में, ठीक है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है, ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो 27,000 वेटलैंड्स तो हैं जो हम लोग ने पढ़ा, लेकिन सब जो है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नेशन के लिए। तो जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन कौन से वेटलैंड है, हम लोग किस क्राइटेरिया पे हम लोग उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे रहे हैं, कौन से वेटलैंड्स को दे रहे हैं, तो वो जो क्राइटेरिया है बेसिकली ये आया है हमारा रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स से,
ठीक है, तो रामसर एक शहर है, बेसिकली ईरान में है। ठीक है, तो ईरान में एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स के ऊपर में 1971 पे। ठीक है, तो वहां पे ये कन्वेंशन हुआ था कि वेटलैंड्स को किस तरह से कंजर्व करना है। तो वहीं से ये कन्वेंशन चले आ रहा है, और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इंडिया जो है सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन का, रामसर कन्वेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट है 1971 में, तभी से इंडिया जो है सिग्नेटरी भी है। तो क्या क्या क्राइटेरिया है फॉर ए नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए वेटलैंड का? सबसे पहला देख सकते हैं कि साइट कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है कि इफ इट कंटेन्स ए रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक एग्जांपल ऑफ नेचुरल और नियर वेटलैंड टाइप फाउंड विद इन द एप्रोप्रिएट बायोजियोग्राफिक रीजन। जैसे कि एग्जांपल हो गया बहुत ज्यादा, इट कंटेन रिप्रेजेंटेटिव एंड रेयर, जो डल लेक हो गया, उलर लेक हो गया, लोकटक लेक हो गया, ये सब क्या है, यूनिक एग्जांपल होता है नेचुरल एंड नियर वेटलैंड टाइप्स का। ठीक है, तो इसको कंसिडर किया जाता है इस बेसिस पे। तो अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर कंसिडर किया गया है। इंडिया के पास अभी देखा जाए तो 80 से भी ज्यादा जो है वेटलैंड्स जो है इंडिया में, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। ठीक है, 80 से भी ज्यादा है। फिर क्राइटेरिया बेस्ड ऑन स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, इसमें दो दूसरा नंबर का क्राइटेरिया है इफ इट सपोर्ट्स वल्नरेबल एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, तो भी हम लोग उसको वेटलैंड कंसिडर कर सकते हैं। इफ इट सपोर्ट्स पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन्स, then also we will consider as a wetlands. And if it supports plant or animal species at a critical stage in their life cycles or provides refuge during the adverse conditions, then also we will consider as a wetland. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ड होता है स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज में। ठीक है, ये तो हो गया हमारे चार क्राइटेरिया। पांचवा छठा देख सकते हैं कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर बर्ड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो वेटलैंड अगर 20,000 से ज्यादा वाटर बर्ड को सपोर्ट करता है तो हम लोग उसको वेटलैंड कह सकते हैं। या इफ इट रेगुलरली सपोर्ट 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और ए सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड। मान लेते हैं कोई एक वाटर बर्ड की स्पीसीज है, क्रेन मान लेते हैं, अगर पूरे वर्ल्ड का 1% क्रेन का पॉपुलेशन अगर कोई वेटलैंड सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग उसको वेटलैंड मान सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बर्ड के क्राइटेरिया पे भी वेटलैंड को बांटा गया है। तो ये हो गया हमारे 6। फिर सातवां और आठवां देखा जाए तो बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑन फिश, फिश के ऊपर भी है कि if it supports a significant portion of indigenous fish subspecies, species or families, life stages, species interaction or population that are representative of wetland benefits or values and thereby contributes to the global biological diversity. तो अगर इंडिजिनस फिश सब स्पीसीज को भी अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसको भी हम लोग कह सकते हैं। एंड इफ इट सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेस, स्पॉनिंग ग्राउंड या नर्सरी या माइग्रेशन पाथ ऑफ फिश स्टॉक्स ईदर विद इन द वेटलैंड और एल्सवेयर, तो भी हम लोग उसको वेटलैंड कंसिडर कर सकते हैं। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉनिंग ग्राउंड है या माइग्रेटरी पाथवेज है तो भी हम लोग उस वेटलैंड को कह सकते हैं एज अ वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। फिर जो लास्ट है नौवा जो क्राइटेरिया है कि इफ इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्स, इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटी ऑफ रिक्रिएशनल एंड इको टूरिज्म, improved scenic view values, educational opportunities, conservation of cultural heritage, historic या religious sites के बेसिस पे भी हम लोग उसको नेचुरल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस के दर्जे में रख सकते हैं। जैसे डल लेक, उलर लेक, लोकटक लेक, चिलिका लेक, ये सब क्या है, ये सब भी वेटलैंड्स ही है। इस क्राइटेरिया पे यहाँ पे इको टूरिज्म, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे भी वेटलैंड्स और जो रिलीजियस पर्पस के लिए हैं या हिस्टोरिक पर्पस के लिए है ना। तो भी हम लोग, सुदर्शन लेक हो गया जो गुजरात में है, वो सब क्या वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्राइटेरियाज है, अगर आपको ये सारे क्राइटेरियाज याद रहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो फिश जो बर्ड वाला क्राइटेरिया है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इजी भी है और आसानी से आप याद भी रख सकते हैं। फिर ये तो हो गया रामसर कन्वेंशन। अब एक इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ठीक है, तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो है वो भी एक प्रिंसिपल टूल है जो रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही आता है। तो ये इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में क्या होता है, तो बेसिकली जितने भी रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वेटलैंड्स कंसिडर किए गए हैं,
ठीक है? अगर उनमें वैसे वेटलैंड्स में बहुत ज़्यादा एडवर्स चेंजेस आ रहा है, ठीक है? वेयर एडवर्स चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैव ऑकर्ड या ऑकरिंग और लाइकली टू ऑकर बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन और एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस या एनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण, तो उस वेटलैंड को प्रायोरिटी बेसिस पे उसको कंज़र्व या अटेंशन मिलना चाहिए। तो वो वैसे रिकॉर्ड्स बनाते हैं। ठीक है? तो आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ फिर से कि जितने भी वेटलैंड्स हैं अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन इंडिया में, उसमें से वैसे वेटलैंड्स को चुना जाता है जिसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है या तो खराब हो चुका है या खराब हो रहा है या खराब हो सकता है। अब किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो, डेवलपमेंट एक्टिविटी, माइनिंग, पॉल्यूशन किसी से भी। तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे उसको कंज़र्व करना, उसको मेंटेन करके रखना इम्पोर्टेंट है। तो यही जो है वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आता है। तो इंडिया में 3 ऐसे वेटलैंड साइट्स थे, जिसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आते थे। एक तो हो गया हमारा चिलिका लेक जो ओडिशा में पड़ता है। फिर दूसरा हमारा है लोकटक लेक, ठीक है? एंड तीसरा हो गया हमारा क्योलाडो घाना नेशनल पार्क या फिर जो भरतपुर नेशनल पार्क है। ये 3 जो वेटलैंड्स हैं, वो बेसिकली मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आते हैं। लेकिन जो ओडिशा वाला चिलिका लेक है, इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकोलॉजिकल कैरेक्टर खराब हो रहा था 1980s के आसपास में। लेकिन 2000 आते-आते जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो उस पे ध्यान दिया प्रायोरिटी बेसिस पे और उस लेक को कंज़र्व कर दिया, उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन है। तो इसीलिए चिल्का लेक को हम लोग मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से हटा दिए हैं। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन होता है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में 3 तो थे, लेकिन किसको हटाया गया? तो चिलिका लेक है। बाकी जो 2 है, लोकटक लेक ऑफ मणिपुर और क्योलाडो घाना नेशनल पार्क, ये अभी भी जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। ठीक है? तो लोकटक लेक एंड क्योलाडो घाना नेशनल पार्क आर द 2 मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड साइट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है? तो जो भी हमारे वेटलैंड्स हैं उनमें से यही 2 ही बचे हैं। और ये बहुत बुरी स्थिति में है क्योंकि चिलिका लेक एंड केलोडो गाना नेशनल पार्क मैंने देखा है, लेकिन मणिपुर वाला नहीं देखा है, विश लिस्ट में ज़रूर है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करने वाले हैं। जो फर्दर वीडियोज़ आएँगे, ठीक है? इस चैप्टर के जिसमें हम लोग एस्चुरीज़, लगून, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। कुछ भी डाउट, सजेशंस हो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।